इस लेक्चर के अंदर हम टर्बुलेंस मॉडल्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वी विल ट्राई टू डिग इनटू द बेसिक्स कि टर्बुलेंस मॉडल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं और फिर जो कॉमनली अकरिंग मॉडल्स हैं CFD के अंदर उनको हम वन बाय वन देखेंगे और उनके एडवांटेजेस और उनकी जो लिमिटेशंस हैं ऑफ यूज़ उसको हम इसमें देखेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि टर्बुलेंस जो है, आगे से ये कहना गलत नहीं होगा कि जो टर्बुलेंस है इट इज़ द मोर अकरिंग टाइप ऑफ फ्लो इन इन नेचर और इंडस्ट्री एज वेल। मोस्ट अगर आप केसेस देखें जहाँ पे किसी तरह का भी फ़्लो हो रहा है, तो जो ज़्यादातर फ्लोज होंगे इन नेचर भी और इन इंडस्ट्री भी वो टर्बुलेंट होते हैं नेचर में। और अगर कहीं फ़्लो ना भी हो रहा हो, स्पेशली इंडस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें, तो हम चाहते हैं कि हमारे फ़्लो टर्बुलेंट हो, बिकॉज यूजली हायर टर्बुलेंस मीन हायर हीट और हायर मास ट्रांसफ़र विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि फ़्लो हमारे टर्बुलेंस हो, तो टर्बुलेंस जो है वो ज़्यादा हमें देखने में मिलती है। लेकिन टर्बुलेंस को एक्यूरेटली और कम्प्लीटली इन इट्स मतलब ट्रू फॉर्म सिमुलेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसको बिकॉज फॉर दैट वी विल रिक्वायर वेरी अनरियलिस्टिकली हाई अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर, जो एटलीस्ट आज की टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं है या कन्वीनियंट नहीं है हर यूज़र के लिए। तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर हमें चाहिए होती है अगर हम टर्बुलेंस को बिल्कुल एक्यूरेटली और 100% ट्रू सेंस में अगर सिमुलेट करना चाहें, तो हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अच्छा, जो वेलोसिटी फ्लक्चुएशंस होती हैं टर्बुलेंट फ्लो के अंदर, वो दो तरह की हो सकती हैं। जो कुछ होते हैं लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस, ठीक है, लार्ज स्केल एडीज हो सकते हैं, ठीक है, बट दे आर यूजुअली लेस फ्रिक्वेंट, उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। अच्छा, कुछ होते हैं, कुछ वेलोसिटी फ्लक्चुएशंस होती हैं जो कि स्मॉल स्केल की होती हैं, बट दे आर हाईली फ्रिक्वेंट, उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो हम बेसिकली जब CFD में हम टर्बुलेंस को मॉडल करते हैं, तो वी सेक्रीफाइस द स्मॉल स्केल फ्लक्चुएशंस। ठीक है, तो हम जो स्मॉल स्केल फ्लक्चुएशंस हैं जो कि हाईली फ्रिक्वेंट हैं, हम उनको यूजुअली, हमारा तरीकाकार ये है कि हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं एंड वी ट्राई टू डेवलप मॉडल्स दैट एक्यूरेटली सिमुलेट एंड प्रिडिक्ट द लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक आइडियल जो टर्बुलेंस सिमुलेशन प्रोसेस है उसको यहाँ शो किया गया है। सबसे पहले बेसिकली एक थॉट प्रोसेस है कि जब हम अगर हम आइडियली किसी टर्बुलेंस को सिमुलेट करना चाहें, तो उसके लिए क्या थॉट प्रोसेस होगा हमारा। हम सबसे पहले तो हम उस सिमुलेशन की, उस सिचुएशन की फ़िज़िक्स जो है उसको डिटरमिन करते हैं, मतलब जो हमारा फ्लोअर्स की उसकी फ़ीचर्स, उसके और उसके फ़्लो करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कैसे होंगे। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें सिमुलेशन कितनी एक्यूरेसी दरकार है। ठीक है, और ऑब्वियसली मॉडल्स जो भी हो, चाहे कोई मैथमेटिकल मॉडल हो या CFD का मॉडल हो, तो इट इज़ यूजुअली अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रियलिटी या एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आप किसी मॉडल को जितना रियलिस्टिक बनाएंगे, तो वो उतना ही यूजुअली जो है वो क्या कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम एजम्पशंस करेंगे और मॉडल को सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, तो देन इट विल डेविएट अवे फ्रॉम द रियलिटी। तो इस मॉडल जब भी हमने कोई डिज़ाइन करना होता है किसी भी इन ब्रॉडर सेंस, तो हमें एक ट्रेड ऑफ बैलेंस करना पड़ता है बिटवीन कॉम्प्लेक्सिटी एंड रियलिटी। उसके बाद हम रिसोर्सेज डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कितने जो है वो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास जो कंप्यूटेशनल पावर है वो कितनी है। फिर हम इन दोनों बातों के बिना पे यूजुअली हम टर्बुलेंस मॉडल डिसाइड करते हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी जो सिचुएशन उसको सिमुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इस फिगर के अंदर जो है वो बेसिकली जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनको एक स्केल के ऊपर शो किया गया है, एंड और इनफैक्ट दो स्केल्स के ऊपर शो किया गया है। एक तो स्केल है इंक्रीज्ड कंप्यूटेशनल कॉस्ट का, और दूसरा है लेवल अप्रॉक्सीमेशन का। इसमें डिफरेंट हमारे पास मॉडल्स हैं, ये आगे ये भी डिस्कस भी होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम DNS यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल सिमुलेशन, फिर LES है यानी कि लार्ज एडी सिमुलेशन, उसके बाद रैंस मॉडल्स हैं, रेनॉल्ड्स स्ट्रेस मॉडल्स के अंदर आ जाते हैं, 2 इक्वेशन मॉडल्स हैं, 1 इक्वेशन मॉडल्स हैं, और 0 इक्वेशन या अलजेब्रिक मॉडल्स वगैरह जिनको कहते हैं। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक डिफरेंट टर्म हमारे सामने यहाँ पे आई, जो रैंस बेस्ड मॉडल लिखा हुआ है, तो व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन। अच्छा, हम पहले एक बात तो पहले ही हम ये कर रहे हैं कि अगर हम टर्बुलेंस को सिमुलेट करना चाहते हैं, तो हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल इन ट्रू सेंस जो है वो हमारे लिए
टर्बुलेंस को सिमुलेट करना मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, तो और हम ये भी जानते हैं कि CFD में जो है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस की एक बड़ी कैटेगोरिकली बड़ी सिग्निफिकेंस है इसकी। तो हम इसी को ही जो है वो यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली फिर हमें टर्बुलेंस को सिमुलेट करने के लिए भी फिर नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, रैंस मॉडल्स जो हैं, और रैंस मॉडल्स पे मैं एम्फोसाइज वैसे कर रहा हूँ क्योंकि आप आगे भी देखेंगे कि जो रियलिस्टिक यूज़ हो सकते हैं जो मॉडल्स, वो रैंस मॉडल की कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, कि एप्सिलॉन और के ओमेगा मॉडल्स वगैरह जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो रैंस मॉडल जो है बेसिकली उनके अंदर जो है वो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है ऑन एन अजम्पशन proposed by the Reynolds himself, the man that we know for the very famous Reynolds number that we used to diagnose the yeah, we used to predict the transition फ्रॉम लैमिनर टू टर्बुलेंट फ्लो। तो रेनॉल्ड्स ने कहा था कि जो कोई भी इंस्टेंटेनियस वेरिएबल जो है, जो कि आप किसी एट एन इंस्टेंट मेजर कर रहे हैं और उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, वो वेरी कर रहा है और ऑब्वियसली वेरिएबल है वो, तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो उस वेरिएबल की मीन वैल्यू होगी जो कि कंसिस्टेंट रहेगी, और एक उसकी एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होगी। मतलब टोटल जो वेरिएबल है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक मीन पार्ट और एक फ्लक्चुएटिंग पार्ट में, ठीक है। तो रैंस मॉडल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लक्चुएटिंग पार्ट को निगलेक्ट कर देते हैं और जो मीन पार्ट है उसको लेते हैं, ठीक है। तो रैंस मॉडल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है उनको सिंप्लीफाई करते हैं बाय निगलेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट एंड टेकिंग द मीन पार्ट इनटू कंसिडरेशन। अच्छा, यहाँ से ऑनवर्ड जो हम वन बाय वन जो मॉडल्स हमें इस प्रीवियस एक स्लाइड में आए थे, मैं वो स्लाइड खोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ, डैट वन, ठीक है। तो इस स्लाइड के अंदर जो भी हमारे पास मॉडल आए थे, हम इनको वन बाय वन जो है उनकी जो यूज़ केसेस हैं और उनकी जो लिमिटेशंस हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे ब्रीफली। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास है, अच्छा ये बाय द वे मैं इस स्केल के अंदर जो है वो नीचे से जो है वो बॉटम अप शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने जहन में रखना है कि हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इस टेबल के अंदर, तो हमारा जो यानी कि जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, जो हमारी कॉस्ट है, वो हमारी बढ़ती जा रही है। जबकि लेकिन जो हमारी क्या कहते हैं, जो लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो अजम्पशंस हमने किए हैं वो कम से कम होती जा रही हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है ज़ीरो इक्वेशन मॉडल्स। इसमें सबसे पहले एक मिक्सिंग लेंथ मॉडल है। मिक्सिंग लेंथ मॉडल जो जो प्रांटल है, द गाय नोन फॉर प्रांटल नंबर, उन्होंने जो है वो इसको प्रपोज किया था। मिक्सिंग लेंथ में बेसिकली एक, अगर मैं इसको सिंपली बताऊं तो एक एजम्पशन उन्होंने की थी। इनफैक्ट प्रांटल ने खुद भी कहा था कि ये जो मेरी जो ये प्रपोज आइडिया, इट इज़ अ वेरी, आई थिंक हिज वर्ड्स वर कि इट इज़ अ वेरी रफ अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो बट इट्स सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो उन्होंने मिक्सिंग लेंथ मॉडल के अंदर बेसिकली हम ये एज्यूम करते हैं कि एक फ्लूइड जो है वो पैकेट्स की शक्ल में फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रैवल कर रहा है, तो एक पैकेट जो है एक सर्टेन डिस्टेंस तय करता है बिफोर बीइंग डिस्ट्रप्टेड या बिफोर बीइंग मिक्स्ड, ठीक है। तो वो जो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस वो फ्लूइड पैकेट तय करता है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो उसी से फिर मिक्सिंग लेंथ मॉडल जो है वो उसके टर्मिनोलॉजी निकली है। ये बेसिकली काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है, लेकिन इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि आप जो पिछला टेबल था उसके भी आप देख सकते हैं कि इट लाइज इन दी एब्सोल्यूट बॉटम, ठीक है। तो इट्स दिस वेरी सिंपल एंड ऑब्वियसली फॉर दैट रीज़न ये कॉस्ट इफेक्टिव तो हैं, लेकिन इनके अंदर टर्बुलेंट स्केल्स की और टर्बुलेंस की जो है वो एस्टिमेशन वो करना बहुत मुश्किल है, और इसको अब एज अ जर्नल किसी भी रियलिस्टिक सिचुएशन में इसको अब एज अ जर्नल टर्बुलेंस मॉडल यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ रियली टू सिंपल फॉर दैट। अच्छा, उसके बाद एक स्टेप आप आगे जाएँ तो फिर आते हैं के एल जब्रिक मॉडल्स। के एल जब्रिक मॉडल जो है दे आर ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्लाइटली बेटर दैन द मिक्सिंग लेंथ मॉडल्स, ठीक है। लेकिन स्टिल जो क्योंकि हमने यहाँ पे जो अलजबरी के क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं, जबकि जो रियल हम जानते हैं कि जो टर्बुलेंस है, कोई भी रियल फ्लो की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो अलजबरिक इक्वेशन की यूज़ करने की वजह से भी जो है ये भी काफ़ी सिंपल एक है, और ये एक बहुत फुल एक्यूरेटली जो है, कम्प्लीटली एक्यूरेटली जो है वो किसी फ्लो को ये की टर्बुलेंस को ये सिमुलेट नहीं कर सकता। इसकी ये बहुत बहुत सिंपल है ये भी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इस पे, और ये सबसे अहम स्लाइड है मेरे ख्याल में, क्योंकि इसके अंदर जो मॉडल्स हैं इन सब की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। ये सब एंसेस फ्लुएंट के अंदर या किसी भी आप जो अगर आप CFD का कोई सॉफ्टवेयर पैकेज यूज़ करें, तो ये आपको सारे नाम आपके सामने आएंगे भी सही, और यही यूज़ होते हैं टर्बुलेंस मॉडलिंग में इन इन फील्ड एज वेल।
अच्छा, इसमें ये सारे हैं टू इक्वेशन मॉडल्स, ठीक है। टू इक्वेशन से मुराद बेसिकली ये है कि जो ये सारे मॉडल्स हैं इनके अंदर दो दो ट्रांसपोर्ट इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व की जाती हैं, हैंस द नेम टू इक्वेशन मॉडल्स। अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो के एप्सिलॉन और के ओमेगा जो है बेसिकली दो टाइप्स हैं इसकी, और आगे फिर के एप्सिलॉन की जो है वो फर्दर आप तीन टाइप्स उन्होंने की हुई है, स्टैंडर्ड, RNG और रियलाइजेबल, उसके बारे में अभी अभी आऊँगा। लेकिन दो बेसिकली मेन आप कह सकते हैं कि इसमें टाइप्स हैं, के एप्सिलॉन और के ओमेगा। अच्छा, जो के एप्सिलॉन है, अच्छा यहाँ पे ना के एप्सिलॉन और ओमेगा जो तीन टर्म्स है ये मैंने राइट पे डिफाइन किया है। जो के है वो बेसिकली टर्बुलेंट काइनेटिक एनर्जी है, जो ई है वो टर्बुलेंट एनर्जी डिसिपेशन रेट है, और ओमेगा जो है वो स्पेसिफिक डिसिपेशन है, ठीक है। अच्छा, सिंपली पुट जो के एप्सिलॉन मॉडल्स हैं, ये सबसे बिला मुबालगा जब भी टर्बुलेंस को आपने सिमुलेट करना है तो क्योंकि जो सिंपल लैमिनर फ्लो है वो तो आप वहाँ पे तो लैमिनर इन्वर्सेड मॉडल यूज़ करते हैं। टर्बुलेंस में हमेशा जो है वो हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि हम के एप्सिलॉन मॉडल ही यूज़ करते हैं। तो जहाँ टर्बुलेंस हो वहाँ के एप्सिलॉन मॉडल ही मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, दे वर्क रियली वेल, ठीक है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड के एप्सिलॉन मॉडल है वो मतलब वैसे टर्बुलेंस के लिए अच्छा है, लेकिन इट्स नॉट दैट गुड फॉर जहाँ पे भी ऐसा फ्लो है जहाँ पे कोई कर्वेचर यानी कि आपके मतलब मैं कहना चाहूँगा कि किसी तरह की गोलाई इन्वॉल्व है, जैसे कि एडीज हैं, इनफैक्ट जो स्वर्लिंग मोशन है, ठीक है, भंवर जैसी अगर कोई मोशन है, ठीक है, तो या कहीं पे आप कह लें कि सडनली जो है वो फ्लूइड वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, ठीक है, सडन एक्सेलरेशन है या सडन डिक्रीज भी हो रहा है फॉर दैट मैटर, ठीक है, वहाँ पे की एप्सिलॉन मॉडल जो है वो नहीं चलता, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नियर वॉल एरियाज़ में भी जो है वो जो के एप्सिलॉन मॉडल है वो इतना अच्छा काम नहीं करता, ठीक है। अदर देन दैट इट्स वेरी इकोनॉमिकल, वेरी इजी टू अप्लाई एंड इट कवर अ लॉट ऑफ एरियाज़ एज वेल। लेकिन नियर वॉल एरियाज़ में और स्वर्लिंग मोशन में या सडन एक्सेलरेशन चेंजेस में वो ये मॉडल इतना अच्छा काम नहीं करता। तो जितना मैंने भी कहा कि नियर वॉल एरियाज़ में काम नहीं करता है, स्वर्लिंग फ्लोज में काम नहीं करता, तो उसके लिए फिर हम इसके साथ कुछ वॉल फंक्शंस जो है या कुछ स्पेशल कंडीशंस जो है वो यूज़ करते हैं हम। ये हम अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल हैं एनसिस फ्लुएंट के उसमें भी करके आए हैं। तो एक उसमें से RNG है, ठीक है। RNG बेसिकली स्टैंड्स फॉर री नॉर्मलाइजेशन ग्रुप। RNG जो कि एप्सिलॉन है वो के एप्सिलॉन की ही एक मतलब जो है वो एक वेरिएंट है इसी का। लेकिन जो RNG जब हम जो है वो वॉल फंक्शन अप्लाई करते हैं तो देन वी कैन यूज़ द की एप्सिलॉन मॉडल फॉर स्वर्लिंग फ्लोज एज वेल, ठीक है। लेकिन उससे इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड या सिंपल जो की एप्सिलॉन मॉडल था। अच्छा, इसी की जो है वो एक और वेरिएंट जो है वो रियलाइजेबल के एप्सिलॉन है, ठीक है। ये भी जो है वो स्वर्लिंग फ्लो के एप्सिलॉन का बेसिकली एक वेरिएंट है जो कि स्वर्लिंग फ्लोज जो है वो के केस में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये भी उतना स्टेबल नहीं होता जितना कि एप्सिलॉन मॉडल स्टेबल है। अच्छा, यहाँ पे जो बेसिकली रियलाइजेबल और जो स्टैंडर्ड है इसमें बेसिकली फ़र्क ये है कि रियलाइजेबल जो कि एप्सिलॉन मॉडल है उसके अंदर बेसिकली जो विस्कोसिटी की कैलकुलेशन है वो एक थोड़े से आप कह सकते हैं कि अगर मैं सिंपली विदाउट गोइंग टू टू मच डिटेल्स इसको मतलब जो इसकी अंदर विस्कोसिटी है फ्लूइड की उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट मेथड से की जाती थी रियलाइजेबल के अंदर एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड की एप्सिलॉन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड की एप्सिलॉन और रियलाइजेबल में फ़र्क जो है बेसिकली वो विस्कोसिटी कैलकुलेशन के तरीक़ाकार का है। उसके बाद दूसरे जो मेन टाइप है वो के ओमेगा मॉडल्स हैं, ठीक है। के ओमेगा के अंदर जो है वो ओमेगा जिस तरह के मैंने ये साइड पर भी लिखा है कि स्टैंड्स फॉर द स्पेसिफिक रेट ऑफ डिसिपेशन। कि ओमेगा मॉडल जो है वो दे वर्क रियली वेल नियर वॉल एरियाज़, ठीक है, जहाँ पे जो है वो विस्कस लेयर जो है वो सिग्निफिकेंट है। ये बात हम जो है इसका कॉन्सेप्ट हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पहले पढ़ के आए होंगे, फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। तो नियर वॉल सिचुएशन में जो है वो के ओमेगा बहुत अच्छा काम करता है। फंक्शनैलिटीज़ इसकी भी वही है, ये भी टर्बुलेंट को ही जो है वो रिप्रेजेंट करने के टर्बुलेंस को ही सिमुलेट करने के लिए ये भी मॉडल यूज़ किया जाता है। लेकिन नियर वॉल जो है ये काफ़ी बेहतर ये काम करता है एज़ कम्पेयर टू के एप्सिलॉन, ठीक है। तो जिस तरह भी मैंने कहा कि ओमेगा जो है सॉरी के एप्सिलॉन जो है वो मतलब नियर वॉल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, ये मतलब अवे फ्रॉम द वॉल इसकी ज़्यादा अच्छी सिमुलेशन होती है टर्बुलेंस की, जबकि जो
के ओमेगा मॉडल है वो नियर वॉल अच्छा सिमुलेट करता है। तो हम एक हमारे पास जो है वो मॉडल होता है जिसको SST मॉडल कहते हैं। इट्स बेसिकली इट ब्रिंग्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। SST मॉडल के अंदर जो है, इनफैक्ट ये प्रॉब्ली, हाँ, ये यहाँ पे स्लाइड में मौजूद है। तो SST मॉडल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो फ्री स्ट्रीम है या अवे फ्रॉम द वॉल रीजन है, उसके अंदर हम के ओमेगा के एप्सिलॉन यूज़ कर लेते हैं, और जो वॉल के करीब का रीजन है वहाँ के ओमेगा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है हमें दोनों की स्ट्रेंथ्स जो है वो मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है, यानी कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ रही हैं, तो वहाँ बाज़ का जो टर्बुलेंस की कैलकुलेशन ये मिस्टेक कर देता है। बट यूजली आई वुड से कि इट्स इवन बेटर देन द के एप्सिलॉन एंड के ओमेगा मॉडल्स। उसके बाद जो है वो रेनॉल्ड स्ट्रेस मॉडल्स हैं। रेनॉल्ड स्ट्रेस मॉडल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड फ्लोज के लिए यूज़ किए जाते हैं, और एंड इट अकाउंट्स फॉर एनाइसोट्रोपी एज वेल। एनाइसोट्रोपी जो है इसका कॉन्सेप्ट भी हम प्रॉबली पहले देख के आए थे। एनाइसोट्रोपी जो है वो हम सिंपली पुट कहते इस बात को कहते हैं कि जब कोई किसी फ्लूइड के अंदर कोई स्वर्लिंग मोशन हो रही हो, तो नॉन यूनिफॉर्म स्वर्लिंग मोशन जो है आप उसको आप रिलेट कर सकते हैं एनाइसोट्रोपी से, ठीक है। जो अगर आइसोट्रोपिक फ्लो होगा तो इट मीन्स यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन हो फ्लूइड के अंदर तो उसको एनाइसोट्रोपी होगा। लेकिन ये रेनॉल्ड स्ट्रेस मॉडल भी जो है वो रियलिस्टिकली मैं कहूँगा यूज़ इतने ज़्यादा नहीं किए जाते, बिकॉज जो है जैसे अब तक जो हमारी नंबर ऑफ़ इक्वेशंस थी के एप्सिलॉन और के ओमेगा मॉडल में वो सिर्फ 2 थी, बट रेनॉल्ड स्ट्रेस मॉडल हैज़ 11 transport equations, which means we although it's very accurate, but we need a lot of computational power to solve this model as well. तो वो ऑब्वियसली मतलब नॉर्मल या स्मॉल स्केल यूज़र्स के लिए तो वो मुमकिन नहीं होता इतना ज़्यादा करना। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि इसके लिए हमें कंप्यूटेशनल पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लार्ज एडी सिमुलेशन और DNS मॉडल्स। ये दोनों मॉडल्स भी जो हैं वो आप कह लें कि रिसर्च टूल्स हैं, या मतलब इनकी भी बहुत वाइड एप्लीकेबिलिटी नहीं है। मैं इन दोनों को डिस्कस करने के लिए मैं DNS से शुरू करूँगा। DNS स्टैंड्स फॉर, जैसे कि पहले भी आया था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सिमुलेशन। तो इस आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हम बेसिकली जो 3D हमारा जो सिचुएशन है टर्बुलेंस की उसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इट या विदाउट सिंप्लीफाइंग द रेनॉल्ड्स विदाउट सिंप्लीफाइंग द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, ठीक है। तो हम इस डायरेक्ट DNS के अंदर हम जिस तरह नाम से बता रहे कि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं करते जिस तरह से हमने 2 इक्वेशन मॉडल्स उनके लिए किया। तो उससे बेसिकली क्या होता है कि मतलब हम इन थ्योरी हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो रिज़ल्ट है इस सिमुलेशन का वो DNS में मिलता है। लेकिन हम ये भी बात कर रहे हैं द होल रैशनल बिहाइंड द सब्जेक्ट ऑफ CFDs कि हम जो फ़्लो है उसको किस तरह से मतलब क्या एजम्पशंस करें कि हमारा जो फ़्लो है उसको हम सिमुलेट कर सकें। तो जब हम कोई एजम्पशन नहीं करते तो हमारी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जस्ट गोज थ्रू द रूफ। तो इस वजह से इसकी बिल्कुल भी कोई प्रैक्टिकल जो है वो सिग्निफिकेंस इसकी, या आप कह लें कि स्केल ऑफ एप्लीकेशन नहीं है इसका, ये एक रिसर्च टूल ही है सिर्फ। उसके बाद आता है लार्ज एडी सिमुलेशन। लार्ज एडी सिमुलेशन जो है और DNS में बेसिकली फ़र्क ये है कि हम मतलब जो बहुत स्मॉल स्केल सिमुलेशन है जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट टू लार्ज सिमुलेशंस हैं उनको हम स्टिल जो है वो कंसिडर करते हैं। तो उससे हमारी एज़ कम्पेयर टू DNS जो है वो कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन स्टिल इट्स वेरी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, और वो भी रियलिस्टिक नहीं है ये मॉडल भी। तो ये दोनों मॉडल जो हैं वो बेसिकली बहुत क्रूड हैं, यानी कि अंदर कोई इन दोनों मॉडल्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा एजम्पशन नहीं की गई, और जो फ़्लो है उसको बिल्कुल डायरेक्ट डाटा के साथ सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है। तो इस वजह से जो है वो इसका मतलब रियल लाइफ में इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये जो मॉडल्स थे प्रीवियस स्लाइड में हमारे, ठीक है, 2 इक्वेशन मॉडल्स की एप्सिलॉन और की ओमेगा, विदाउट अ डाउट जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं टर्बुलेंस को सिमुलेट करने के लिए वो 2 मॉडल्स हैं। तो डैट वाज अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ ऑल द टर्बुलेंस मॉडल्स। तो इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।